आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़मीन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र राज्य की कार्यकारिणी सभा आज 18 फरवरी 2024 को रखी गई थी। उसमें MLA हॉस्टल में आयोजित हुई है। इसमें नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर कासिम रसूल इलियास पार्लियामेंट इलेक्शन के संबंध में यहाँ पर रणनीति और दृष्टिकोण पर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी तौर पे हमने आज हमारी कार्यकारिणी में बहुत तफ़सील से आने वाले 2024 के इलेक्शन पे बात की है। और हमारा मानना ये है कि ये इलेक्शन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि ये इलेक्शन फ़ैसला करेगा इसमें लोकतंत्र रहेगा या ऑटोक्रेसी आएगी। ये इलेक्शन ये फ़ैसला करेगा इसमें धर्मनिरपेक्षता रहेगी या कोई एक विशेष धर्म रूल करेगा। ये इलेक्शन ये फ़ैसला करेगा कि देश के अंदर भाईचारा रहेगा या नफ़रत की राजनीति रहेगी। ये इलेक्शन ये फ़ैसला करेगा कि देश की जो मूल समस्याएँ हैं आम आदमी की, वो ख़त्म होगी, वो बाकी रहेंगी। ये इलेक्शन ये तय करेगा कि इस देश के अंदर जो पूँजीपति है, जो यहाँ की आर्थिक नीतियाँ हैं, वो पूँजीपतियों को प्रमोट करने का काम करेगी या गरीबों की बात भी करेगी। ये इलेक्शन ये तय करेगा कि इस देश के अंदर हमारी महिलाओं का जो आत्मसम्मान है, जो उनकी डिग्निटी है, उनकी चेस्टिटी है, वो बाकी रहेगी, महफूज़ रहेगी या उनके साथ जो इस तरह माहौल है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? नहीं, क्या होने वाला है ये तो हमारे पैदा करने वाले को मालूम है। हम जो बात कहना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। हमारा मानना ये है कि यहाँ की देश की जनता को, इस देश के धर्मनिरपेक्षता को, इस देश की लोकतंत्र को, इस देश की जो भाईचारे की विचारधारा है, उसको बाकी रखने के हक़ में वोट का इस्तेमाल करना नहीं, चाहिए। इससे अलग मैं एक मतलब आपसे मतलब क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पिछले साल हज में जो डिफरेंस आया था कि बॉम्बे और औरंगाबाद और नागपुर में लगभग 50,000 का डिफरेंस है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसका डिसीजन दिया है, वो आपके नागपुर इसको खंडपीठ को, कि इसके ऊपर गौर तलब करे। क्या इस साल भी वो मतलब डिफरेंस देखा जाएगा? देखिए, असल में ये जो हज का पूरा सिस्टम हुकूमत करती है, हमको इसमें बहुत आपत्ति है कि मसला सिर्फ़ इस बात का नहीं है कि यहाँ से आप क्या पैसे ले रहे हैं। वहाँ पे जाके जो बार्गेनिंग होती है वहाँ पे रहने के सिलसिले में और सब चीज़ों में, इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर हम समझते हैं कि अगर ट्रांसपेरेंसी रहे और हज को एक फ़रीज़ा समझा जाए और उससे पैसे कमाने का ज़रिया ना समझा जाए, तो हम समझते हैं कि ये जो खर्च होता है उससे कई गुना खर्च नीचे हो सकता है। तो या तो हुकूमत कोई ऐसा बोर्ड बना दे जो ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करे, या अगर हुकूमत अपने ही हाथ में इसको रखेगी तो उसमें ऐसे लोग रहने चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। आपकी वेलफेयर कमेटी भी इसमें मतलब अप्रोच कर सकती है ताकि ताकि जो है लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। वेलफेयर पार्टी इस पर ज़रूर बात करेगी और वेलफेयर पार्टी अपनी बात पब्लिक तक पहुँचाई, अपनी बात जो है हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेगी और ये कहेगी कि साहब ये जो तरीक़ा है कि भई औरंगाबाद से जाएँगे तो इतना पैसा लगेगा और बॉम्बे से जाएँगे इतना पैसा, ये सब ख़त्म होना चाहिए और सबको एक समान तरीक़े से देखा जाना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तो TNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आपकी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसे नए आयाम में पहुंचे और लोगों को उससे फ़ायदा हासिल हो। और यही मकसद भी है शायद आपके पार्टी का। और हमारी दुआ, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी दुआओं को कबूल कर ले। आमीन आमीन। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं ज़मीन अख्तर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़। बाहर का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ के पूंजीपतियों को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला था, उसमें भी यही हो रहा था, पर्दे के पीछे से यही काम हो रहा था। तो हमारा मानना ये है कि जब तक आर्थिक नीतियों में बदलाव नहीं होता है, जब तक हम प्रो पीपल पॉलिसी नहीं बनाते, जब तक हम रिसोर्सेज को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं पब्लिक के दरमियान में, उस वक्त तक ये सिलसिला चलता है। इसलिए हमारा मानना ये है कि हम जब बात करेंगे इकोनॉमिक कैपिटलिज्म के ऊपर में, तो हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों पे टिप्पणी करेंगे, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी पे टिप्पणी करेंगे। हमारा मानना ये कि खुद लेफ्ट पार्टी ने बंगाल में कंप्रोमाइज किया, नतीजा ये कि वहाँ भी 34 साल तक के वामपंथियों को हुई, लेकिन वहाँ के हालात में कोई बुनियादी फर्क वाकई नहीं हुआ।
तो अगर आप विचारधारा रखें लेकिन विचारधारा जमीन को उतारे नहीं तो कोई फायदा नहीं। क्या उसके जहाँ पे सीटें नहीं बढ़ेंगी तो उस सीट पे हम सपोर्ट किसको करेंगे? आपका जो पूरा संगठन है उसको ही करेंगे। देखिए हम तो सपोर्ट इसी तरह कर रहे हैं ना, हम तो लोगों से कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है, हम देख रहे हैं कि फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को बचाना है, तो उन ताकतों को सपोर्ट कीजिए जो इस दिशा में काम करें। जाहिर बात है कि इस वक्त मुकाबला सिर्फ दो ही पार्टियों के दरमियान है, दो ही ग्रुप के दरमियान है, एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया अलायंस है। जब हम किसी एक रूलिंग पार्टी के विचारधारा से सहमत नहीं है उसकी बात को, तो उसका मतलब बिल्कुल तय है कि भाई हम पब्लिक से डिमांड कर रहे हैं कि आप उसके बरक्स वोट दीजिए। इंडिया अलायंस में किसी से आपकी बात ये चल रही है? बातचीत तो हमारी सबसे हुई है, हमारी अखिलेश यादव बातचीत हुई है, हमारी आरजेडी से बात हुई है, हमारी बात राहुल गांधी से भी तय है, उनसे बात होने वाली है, लेकिन हमारी बातचीत अलायंस का हिस्सा बनने के लिए नहीं है। हमारी बातचीत की बुनियाद ये है कि ये विशेष मुद्दे हैं जिस पर आपको इलेक्शन में जाना चाहिए। हमारा मानना ये है कि देखिए कई चीज़ें खड़ी होती हैं। अभी देखिए कल तक के कमलनाथ जी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी थे, अशोक चौहान जी 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन आज वो चले गए। तो ये जो हमारे यहाँ अवसरवादिता पैदा हो रही है, इसको कैसे आप रोकेंगे? ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये है देश के अंदर। सर देखिए कैसा है कि अभी ये दुनिया जब बदलती है तो अवसरवाद तो आता ही है, और अवसरवाद जो है इस वक्त में देश में वो सबसे ज़्यादा है पॉलिटिक्स के अंदर में। नॉन पॉलिटिकल मूव में अगर आप देखेंगे तो अवसरवाद नहीं है। और आज चूँकि पॉलिटिक्स इंडिया की इतनी ग्लैमर कर दी गई है 2014 के बाद से, और इतनी महंगी कर दी गई है कि छोटी छोटी पार्टियों के लिए तो बस की बात भी नहीं रही आज कहीं भी कैंडिडेट खड़ा करना, वेट करना, और उसके लिए उतना पैसा फ्लोट कर पाना, फ्लोट भी नहीं कर पाना, वो तो एक दूसरी बहुत दूर की बात हो गई। कैंडिडेट मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं है कि भैया मैं 25-50 लाख रुपए खर्चा कर पाऊंगा और एक छोटा सा इलेक्शन लड़ पाऊंगा, तो ऐसे कैंडिडेट भी नहीं है। दूसरी बात, वर्क फोर्स भी जो है वो आज छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियों के पास वर्क फोर्स भी नहीं है। तो अब जैसा आपने अभी अपने इसमें बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में हिंदुइज्म पे प्रधानमंत्री का प्रोजेक्शन ज़्यादा बढ़ा जो पिछले प्रधानमंत्रियों में नहीं था, तो वो उनकी अपनी एक पर्सनालिटी का इफेक्ट है। दोनों को हम कंपेयर भी नहीं कर सकते कि भाई इन्होंने तो संसद में पूजा कराई या मंदिर में जाके पूजा करी, उसको बहुत ग्लैमराइज किया और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन में लेके आए, क्योंकि पिछले प्रधानमंत्री जो थे उनकी कार्यशैली, कार्य पद्धति जो थी वो बिल्कुल अलग थी। इनकी कार्यशैली, कार्य पद्धति बिल्कुल अलग है। ये कैमरा फोबिया पर्सन है, इनको हर जगह कैमरा ही कैमरा चाहिए। पिछले प्रधानमंत्री को कहीं कैमरा नहीं चाहिए था। तो एक पर्सनालिटी का डिफेक्ट, असर है वो, डिफेक्ट तो नहीं बोलूँगा, असर है वो पर्सनालिटी का। उसके लिए एज पॉलिटिकल पार्टी इतना ज़्यादा मतलब हमको फोबिया में आना, जो आपका स्टेटमेंट है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोबिया फैल गया है शायद। नहीं देखिए, असल में मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं का प्रधानमंत्री जो की बात मंदिर प्रेम प्रधा- या जो उनकी पूजा पद्धति और ये सब चीज़ थी उसी को रिमार्क किया है। नहीं देखिए, अगर आपका ये ख्याल है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, ये बात सही नहीं है। इसके पीछे पूरी आरएसएस खड़ी हुई है, इसके पीछे पूरी बीजेपी खड़ी है, और ये सोचा समझा फैसला है। प्रधानमंत्री तो फेस है सामने, जी, पीछे एक आइडियोलॉजी है, पीछे एक विचारधारा है, वो जो गवर्न कर रही है पूरी तरह। फोर्स के साथ फिर आप काउंटर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी फोर्स है। पब्लिक तो उससे बड़ी है ना। आप मुझे बताइए ना, वो तमाम फोर्स अप्लाई करके आपने 2014 में 31% वोट हासिल किया, हाँ, बिल्कुल, 69% वोट आपके खिलाफ था, बिल्कुल, लेकिन वो बटा हुआ था इसलिए आप पावर में आ गए। हाँ, और आपने उसके बाद पुलवामा हो गया, पुलवामा को भी आपने बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ाकर उसका फ़ायदा उठाया, है ना। उसके बाद भी आपका वोट कितना बढ़ा, 31 से 37% हुआ। बिल्कुल। तो मेजॉरिटी वोट तो आपके खिलाफ ही है ना। तो कितना ही ग्लैमराइज करने की कोशिश कीजिए, कि देश की मेजॉरिटी अभी भी आपके साथ नहीं खड़ी है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। हम उस मेजॉरिटी को से बात कर रहे हैं, और हमारा मानना ये कि इस वक्त में, उस वक्त में पार्टियां बटी हुई थी। हम नहीं कहते हैं कि इंडिया अलायंस बहुत ही कॉम्पैक्ट अलायंस, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसके बावजूद भी 2 धड़ों में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है। तो 2014 और 2019 के मुकाबले में अपोजिशन पार्टियां कम से कम कई स्टेट में एक प्लेटफॉर्म पर है, इसलिए वोट बंटने की क्षमता का वो है, कम रहेगा इस बार। इसलिए हम उस देश की 69% पॉपुलेशन से अपील कर रहे हैं कि भाई हमको सिर्फ ये
पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर व्यक्ति में नहीं जाना है। हमको जाना है कि देश की जो जिन मूल्यों पर, जिन सिद्धांतों पर देश का निर्माण हुआ है 1947 से लेकर अब तक के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर ये देश बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, यही बुनियादी सवाल है सर। आइन तो इंशाल्लाह लजीज कायम रहेगा ही रहेगा। अब आइन को आइन देखिए, ज़रा एक बात आपसे, आइन का सिर्फ लेटर के इसमें कायम रहनी है, हम तो स्पिरिट में भी चाहते हैं आइन, ज़मीन पे भी देखता चलता फिरता चलिए देखा सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि नागपुर में को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग, नागपुर में क्या एक्सपेंशन देख रहे हैं आप, आपकी पार्टी नागपुर में कैसे काम करेगी? चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नागपुर में हो रही है इस वक्त, आप लोग नागपुर में हैं, तो नागपुर को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? पिछले 10 साल में हमने आपका चेहरा देखा है नागपुर में, जो आपके नागपुर के चेहरे उनको देखा है, बट जमीन पे कहीं WPI का कोई प्रेजेंस नहीं देखा, नागपुर के लोकल मुद्दों के साथ कनेक्टिविटी नहीं देखी। नागपुर के अंदर में 0%, मतलब 0 ही बोलूँ तो चलेगा, क्योंकि मुझे अभी तक मेरे नज़र में तो कहीं भी ऐसा कुछ आया ही नहीं है। आप लोग शायद देख पाए हो कभी, तो आइडिया नहीं। देखिए, मैं खुद नागपुर का आदमी हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, मेरा पूरा एजुकेशन यहीं हुआ है। ओके, मैंने यहीं से नागपुर यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में PhD की है, माशाल्लाह। और 1982 से मैं दिल्ली में हूँ। जी, मेरी पूरी फैमिली यहीं रहती है, नागपुर में, अमरावती में, यही मेरा कार्य क्षेत्र है। लेकिन मैं खुद दिल्ली में हूँ पिछले 20 साल से, यानी 40 साल से। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है असल में कि पार्टी दो तरीके से पब्लिक के सामने आती है। एक होती है उसके सिद्धांत, और दूसरी होती है उसके कार्यकर्ता, और तीसरी होती है उसकी एक्टिविटीज़। देखिए, हमारा मानना ये है कि, और सिद्धांत भी पार्टी के उस वक्त सामने आते हैं जब आप कहीं पे प्रभाव डाल रहे हों, कोई इलेक्शन जीत रहे हों, तो उस वक्त आते हैं। तो जब तक कि हम कोई इलेक्शन नहीं जीतते, उस वक्त तक हम कितने ही फंक्शन कर लें, प्रोग्राम कर लें, मतलब मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ आपसे कि आप दिल्ली में आइए, तो दिल्ली में RJD, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, किसी को भी प्रेस में प्रोजेक्शन नहीं मिलता है। सिर्फ 2 ही पार्टियों को मिलता है, BJP या 3 पार्टियों को, क्योंकि दिल्ली में है तो आम आदमी पार्टी को मिल जाता है, आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस पार्टी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो सिक्का चलता है वही नज़र आता है। जो सिक्का थोड़ा अभी चलने की पोजीशन में नहीं आया है, घसे-घसे चल रहा है, उसको लोग प्रोजेक्ट नहीं करते। हमें यकीन है, यहाँ पे जो जिस तरह पार्टी चल रही है, जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे महिलाओं में बहुत अच्छा काम हुआ है पार्टी का। यहाँ के लोकल इश्यूज़ को इन्होंने उठाया, कई बार धरने किए यहाँ पे। कौन सी चौक पर? राबिया जबी पर किए, और भी बहुत सारे मुद्दों पर किए। हाँ, बहुत कई मुद्दों पे किए। लेकिन देखिए, मसला क्या है कि मैंने बताया ना आपसे कि भाई, जब वेलफेयर पार्टी को अभी एक भी जगह, एक भी पूरे देश में एक भी जगह एक सीट मिल जाएगी असेंबली की, पार्लियामेंट की, उसके बाद फिर देखिएगा भाई, जब तक के हमारे असदुद्दीन अवैसी के पास एक सीट थी, उस वक्त तक जो भी था उनके वालिद भी रहे असेंबली में, कोई बात नहीं होती थी। जब एक से बढ़कर 2 हुए और महाराष्ट्र में भी कुछ सीटें उन्होंने नहीं की, उसके बाद वो पब्लिक में आना शुरू हुए। पहले भी वो थे, वो उनकी पार्टी जो है 1926 जी 1926 नहीं 26 नहीं, यानी आज़ादी के बाद से पार्टी मौजूद है, और वहाँ सीटें भी जीती उन्होंने। वहाँ पे 7 सीटें वहाँ जीतते हैं लोकल उस पर MLA की। लेकिन वो कहीं बहस में नहीं, आज तो हर जगह बहस में रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वक्त आएगा। अभी आप इंडिया अलायंस की बात करिए, इंडिया अलायंस में आपको ऐसी पार्टियाँ मिल जाएंगी जिनके पास एक सीट है MLA की, एक MLA है, वो भी वहाँ मौजूद है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन हमारे पास में कहीं से भी एक ओपनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप देखिएगा हर जगह हम नजर आना शुरू हो जाएंगे। नागपुर को लेकर आपका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या फ्यूचर प्लान है? नागपुर में और पूरे सोच रहे हैं? नागपुर के साथ साथ हमने महाराष्ट्र में भी और पूरे देश में भी ये तय किया है कि हम अपने रिसोर्सेज मटेरियल भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज ह्यूमैनिटेरियन भी हो सकते हैं, अपने रिसोर्स को इवनली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम अपने कुछ सीटों को या कुछ डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित करके वहाँ पे काम करेंगे। हमने यहाँ भी तय किया है कि 5 से 6 या 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में हम पहले वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वहाँ से पहले रिज़ल्ट निकालेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी जगह पे करेंगे। तो ये इससे हमने यहाँ पे ये भी तय किया है कि हमारे मुद्दे क्या होंगे, किन इश्यूज़ में हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये भी तय किया है कि समाज के अंदर जो लोग जो सवालात खड़े होते हैं, जिनका कोई जवाब नहीं आता है, उन इश्यूज़ को हम पिकअप करेंगे। अब मिसाल तौर पे हम ये महसूस करते हैं, हमने ये बात पब्लिक में करी थी, बहुत स्टार्टिंग में शुरू की थी, कि हमारा देश जिस तरह का देश है, जिस तरह विभिन्न धर्म हैं, जातियाँ हैं, लैंग्वेजेस हैं, इसमें ये जो मौजूदा इलेक्टोरल सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम, ये इस देश के लिए सूटेबल नहीं है। हमको यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम लाना चाहिए, जिसमें हर वर्ग को समाज के, भाई लोकतंत्र तो इसका ही नाम है ना,
लोकतंत्र इस बात का नाम है कि हर वर्ग को ये महसूस हो कि मैं इस देश का वासी हूँ, उसकी आवाज़ उठनी चाहिए पार्लियामेंट में, असेंबली में। तो अगर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर कम्युनिटी का होगा तो वो इंक्लूसिवनेस नहीं आ सकती है। वो इंक्लूसिवनेस के लिए हम समझते हैं कि जब तक कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम नहीं लागू करते हैं, हमने पॉलिटिकल पार्टी से बात करना शुरू की है, 2 पार्टियां छोड़कर सब पार्टियों ने हमसे इत्तेफाक किया है, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। बाकी सब पार्टियों ने कहा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हक पे हम हैं। आज नहीं तो कल बात समझ में आएगी। नहीं, लेकिन सर एक सिख ने कहा था कि हम मेजॉरिटी में 2% और आप लोग 22%, तो आप लोग के अंदर में यूनिटी तो है, मतलब दिख नहीं रही है। जैसे हम लोग की यूनिटी आप किसान आंदोलन में देख लो, तो आप ये नहीं मतलब मान रहे हैं कि जितने मुसलमान हैं वो सब अपने अपने मसलक के सिद्धांतों को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए ताकि हुकूमत के ऊपर में उसका प्रभाव पड़ सके। तो क्या कहेंगे आप? आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम मुसलमानों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मुसलमानों की पार्टी नहीं है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इंक्लूसिव पार्टी है। आपके साथ में लोग खड़े नहीं हैं, लेकिन हमारी नेशनल टीम के अंदर सब धर्म के लोग मौजूद हैं। और यहाँ भी हमारे अभी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका भी निधन हो गया कुछ दिन पहले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि ये हम उस बिहा पे बात नहीं करते, लेकिन जब आपने सवाल उठाया तो सवाल का एक जवाब है। देखिए, सिखों की सिचुएशन में और मुसलमानों की सिचुएशन में फ़र्क है। सिख जो है वो एक प्रांत के अंदर मौजूद है जिसको हम पंजाब कहते हैं, वहाँ एक साइजेबल पॉपुलेशन है, वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं तो वो उनकी चीफ मिनिस्टर हमेशा सिख ही होता है वहाँ पे, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम लोग मुसलमानों के सिलसिले में एक बात बता दें, हम सिख तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, मुसलमान आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। और यही वजह है जो बात आप कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी को पब्लिक का सपोर्ट बहुत मिलता है, लेकिन इलेक्शन में क्यों नहीं आते लोग साथ में? इसीलिए नहीं आते। मुसलमान इस मुल्क में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे तो सिर्फ कम्युनल फोर्सेस को फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं डर है। डर नहीं है, ये बुनियादी तौर पर ये स्ट्रेटजी है कि भाई हम सिर्फ अपने वर्ग की बात करें। देखिए, हमारे देश में ये जो सूरत-हाल पैदा होगी ना, हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसकी बात करेंगे, हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसकी बात करेंगे। इसका मतलब ये कि आप सबकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमें खुशी है इस बात के अंदर कि मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो ये समझती है कि हमें सबकी बात करनी चाहिए। ये और बात है कि तमाम पार्टियां मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है, वो इस्तेमाल करना चाहती है। हम मगर उसके बावजूद भी मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के फेवर में नहीं है। और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कभी भी विशेष वर्ग की बात नहीं की। हमने मार्जिनलाइज सेक्शन की बात की, हमने दलितों की बात की, हमने आदिवासियों की बात की, हमने पॉवर्टी की बात की, हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, जो सब पर बात बनती है मुसलमानों पर बनती है। लेकिन अगर आप सिर्फ विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं तो आप एक कम्युनल पॉलिटिक्स जनरेट कर रहे हैं और एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जनरेट करते हैं। वो इस देश जैसे ऐसे देश के लिए बेहद मुनासिब नहीं है। ईवीएम मशीन के बारे में क्या कहना? देखिए, ईवीएम के बारे में हमारी राय भी वही है जो और लोगों की राय है। ईवीएम जो है वो मैनिपुलेशन का ज़रिया है, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का साधन है। इसलिए एक मशीन है, मशीन के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। और देश के दुनिया के 80 देशों में, यानी इवन अमेरिका में भी, जो कि एक बड़ी डेमोक्रेसी है हमारे बाद में, अमेरिका के अंदर भी ईवीएम से इलेक्शन नहीं होता है, वो पर्चियों से इलेक्शन होता है। तो हमारा भी मत यही है कि इलेक्शन ईवीएम से नहीं बल्कि वोटों से होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो लोग ईवीएम का इशू उठा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, इलेक्शन से 2 महीने पहले जो लोग ईवीएम का इशू उठा रहे हैं वो ईवीएम को बदल नहीं पाएंगे, लेकिन पब्लिक के अंदर ये धारणा पैदा करेंगे कि ईवीएम है तो मोदी है और वोट डालने नहीं जाएंगे। तो ये इनडायरेक्टली आप बेनिफिट कर रहे हैं बीजेपी को। ईवीएम का असर पड़ता है इलेक्शन पे, लेकिन वो मात्र 2-3%, मैक्सिमम 5% पड़ता है। अगर ईवीएम ही का चलता होता तो कर्नाटक में बीजेपी आती, ईवीएम का ही चलता होता तो राजस्थान में बीजेपी आती, आपके बंगाल में, पंजाब में, केरला में, हिमाचल प्रदेश में, हर जगह बीजेपी की हुकूमत होती। ऐसा नहीं है। ईवीएम 4-5% से ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। 4-5% पे जो कर सकते हैं लोग, इवनली सब पे नहीं कर सकते। एक बात लेकिन अगर आप ये पैदा कर देंगे लोगों को ईवीएम है तो मोदी है, तो फिर मेरे जैसा आदमी, आपके जैसा आदमी वोट डालने क्यों जाएगा वक्त ज़ाया करने से? परसेंटेज ऑफ वोट गिरेगा, आपका कहना है? बिल्कुल। जो लोग ये काम कर रहे हैं या तो
यानी बगैर सोचे समझे इस मौके पे चला रहे थे। अगर आप 2 साल पहले चलाते, 3 साल पहले से काम कर रहे होते, एक पूरा माहौल बना देते, तो शायद बात समझ में आती। और यही वजह है कि आपको देखा होगा कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई है। आप बता दीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ खड़ी हुई। उसकी वजह है कि वो समझते हैं कि इस वक्त में ईवीएम की बात छेड़ने का मतलब सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। सर हमने ये भी तो देखा है ना कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों ने ईवीएम पे इल्जाम लगाया